साथियों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में। एक विश्लेषण करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने की संभावना है। तो महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना का तिकड़ी का गठबंधन सीटों की तालमेल तो हो तो गई है, लेकिन लड़खड़ाती हुई है। कैसे? कहने को तो कांग्रेस को 101 सीट मिली लड़ने के लिए। पिछले इलेक्शन में 125 लड़े थे, जीते थे 44। शिवसेना उद्धव इसको मिली है 96 सीट। और पिछले चुनाव था उसमें बीजेपी के साथ थे, तब मिली थी 124 सीट और जीते थे 56। यानी कि 124 के मुकाबले कुल 96 लड़ रहा है। और कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि आप समझ लीजिए 28 सीट का नुकसान तो सीधा सीधा ये हो गया। और अब जैसे बीजेपी के साथ लठ बजाई करते रहते थे ये उद्धव और संजय राउत, अब नहीं करते, अब करने की हिम्मत नहीं है। तो कितनी मौज में थे वहाँ पर, अब इनको पता चल रहा है। शरद पवार की पार्टी 87 सीट लड़ रही है। पिछली बार 125 लड़ी थी कांग्रेस के साथ मिलके और जीते थे 54 सीट। अब की बार इन्होंने सीपीआईएम और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटें छोड़ी है, ऐसा कह रहे हैं। और कुछ सीटों पे कह रहे जी फ्रेंडली कंटेस्ट होगा। कि फ्रेंडली कंटेस्ट क्या होता है भाई? गठबंधन है तो गठबंधन है, मतलब तुम भी लड़ो हम भी लड़ें, ये फ्रेंडली कंटेस्ट होता है? दिस इज रबिश, इरेलेवेंट। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो तुम किसको नुकसान दिलाओगे? और शिवसेना ने कहते हैं नाखुश हैं, उन्होंने इशारा कर दिया है हम कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। मतलब ये हालत है अभी से। उद्धव को कांग्रेस के तहसीन पूनावाला का मैंने एक स्टेटमेंट सुना था। उसने कहा उद्धव जी आपका मराठा वोट बैंक शिंदे ले गया, हिंदू वोट बैंक पे जो पकड़ थी वो बीजेपी ने थाम ली है, आपके पास कोई वोट बैंक नहीं है अब। जो मुस्लिम वोट मिला आपको वो कांग्रेस का मुस्लिम वोट था, हमारी वजह से आपको वोट मिली, हमारी वजह से आपको सीटें मिली हैं लोकसभा में। तो आप तो कहीं के नहीं हो इस वक्त में, ये उसको धमकी दे दी एक तरह से। तो असली में देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी नहीं है, ये मुस्लिम विकास आघाड़ी है। क्यों? क्योंकि तीनों दल मुस्लिमों के प्रति पूरी तरह झुके हुए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ, बड़ा लफड़ा अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था मैं। शिवसेना के अरविंद सामंत, इन्होंने अभी तक बीजेपी में थी, उन्होंने अब शिंदे ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो वो शायना एनसी उनके लिए कह दिया, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रही है वहाँ पर, कहते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेड माल नहीं चलता। माल शब्द मैं पहले एक अपने लेख में लिखा था कि कांग्रेस और उसके जो साथी लोग हैं उनके पास महिलाओं के लिए 2 शब्द बड़े पेट हैं। एक आइटम, अपने कमलनाथ ने कहा था एक मिनिस्टर को, मुस्लिम एक महिला मंत्री को, आइटम इमरती देवी जी को। और दिग्विजय सिंह ने कहा था एक कांग्रेस की महिला को टंचमाल। और अभी आज इन्होंने कह दिया इम्पोर्टेड माल। ये कोई बात है यार? ये भाषा है बोलने के लिए चुनाव में महिलाओं के लिए? दिस इज रबिश, ये बदतमीजी है। रबिश में नहीं, बदतमीजी है ये महिलाओं के लिए। ऐसी भाषा शोभा थोड़ी देती है। तुम सभ्य समाज के रहने वाले लोग हो, लेकिन इसका मतलब है सभ्यता तो तुम्हें छू भी नहीं सकती है, छू के भी नहीं गई है। और फिर सफाई देते हैं, कहते हैं मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया। अरे भाई तुमने नाम नहीं लिया, फिर कहा हवा में बात कर रहे हो क्या? किसके लिए कह रहे हो तुम? वो क्या पागल है जो सोच रही है कि मेरे लिए कहा इन्होंने? तो आप बताइए किसके लिए कहा कि इम्पोर्टेंट माल नहीं चलेगा? किसके लिए बोला बताओ? इसी तरह वो जो झारखंड में बैठा है कांग्रेस का मंत्री इरफान अंसारी, उसने सीता सोरेन के लिए कह दिया रिजेक्टेड माल। यार
कोई हद हो गई, लिमिट क्रॉस कर गए ये लोग। और उसमें भी कह दिया कि मैंने उसका नाम ही नहीं लिया। अबे तुमने नाम नहीं लिया, तुम उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से लड़ रहे हो वहाँ लड़ रही है वो, तुम उसके लिए कह रहे हो कि रिजेक्टेड माल यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो फिर किसके लिए बात कर रहे हैं आप? अब देखिए, ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये जो तीनों दल हैं, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव, ये मुसलमानों की तरफ झुके इस तरह से हुए कि मुस्लिम विकास आघाड़ी है इनकी पार्टी। कैसे? एक तो मैंने अभी तहसीन पूनावाला का हिसाब किताब बता दिया आपको। दूसरा, अभी एक आज तक में रिपोर्ट थी, ये मैं कोट कर रहा हूँ, कि मुस्लिम उलेमाओं ने ये एमवीए गठबंधन के सामने मुसलमान वोट लेने के लिए 3 शर्तें रखी हैं, जैसे कर्नाटक में रखी गई थी, सबको याद है। ऐसी भयानक शर्तें रखी हैं इन्होंने यहाँ पे। क्या कहते हैं, 5 शर्तें हैं जी इनकी, तब मुस्लिम वोट मिलेंगे। पहला, किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, डिमांड नंबर 1। नंबर 2, 25% मिनिस्टर मुसलमान होंगे। नंबर 3, वक्फ संशोधन बिल के ऊपर सरकार का पुरजोर विरोध करना होगा। नंबर 4, महाराष्ट्र में जो उर्दू स्कूल हैं और मदरसे हैं वहाँ विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये इनके मंशा है, और वहाँ पे मदरसों में क्या पढ़ाते हैं ये इनको अच्छी तरह पता है। और मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाएगा। हो गया काम, ये शर्तें। और आगे उसने आज तक ने रिपोर्ट ये दी है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार इन मांगों को मानने के लिए सैद्धांतिक रूप से राजी हो गए। बतलाइए, तो मैं तो गलत थोड़ी कह रहा हूँ। मुस्लिम विकास आघाड़ी है, हिंदू जाएंगे बाढ़ में, बड़ी सिंपल सी बात है। और देखिए, एक मौलाना और है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमानी नाम है, क्या नाम है उनका, ऐसे ही कुछ नाम है। उन्होंने वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ पे है, उनका क्या मतलब पड़ा है महाराष्ट्र के चुनाव में? कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी टैक्टिकल वोटिंग करें मुसलमान कि मोदी और बीजेपी की हार हो। ये भाषा बोलते हैं चुनाव में। ये एक तरह से फतवे हैं मुसलमानों के लिए कि कुछ भी हो जाए, मोदी को हरा दो आप। ये देश को तोड़ने की टेंडेंसी है और कुछ नहीं है। और मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर ऐसी अपील बीजेपी को वोट देने के लिए आरएसएस कर दे या संत समाज कर दे, या संत समाज के कोई भी संत कर दें अगर, तो चुनाव आयोग तांडव करेगा, तांडव। नोटिस पे नोटिस जारी हो जाएंगे। लेकिन इन मुस्लिम फतवों के ऊपर पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई पटक सन्नाटा, ये हालत है इन लोगों की। अब देखिए भाजपा की सीटें, बीजेपी लड़ रही है 152 सीट। पिछली बार भी जब शिवसेना के साथ थे तब भी 152 लड़ी थी और 105 जीती थी। शिंदे ग्रुप, शिंदे की शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना डिक्लेयर हो चुकी है, वो लड़ रही है 80 सीट, और अजीत पवार लड़ रहे हैं 52 सीट, है ना। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी गंभीर है देखने की कि अजीत पवार भी कोई मुस्लिम तुष्टिकरण में पीछे रहने वाला आदमी नहीं है, अगाड़ी में है ये। देखिए, बाबा सिद्दीकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही जानते हैं और आम जन भी जानते हैं। और ये 462 करोड़ की इनसे इनका घपला पकड़ा गया था। एक जो होती हैं वो अपने क्या बोलते हैं, ये रीसेटलमेंट कॉलोनीज बनाने के लिए उस घोटाले में 462 करोड़ का घपला पकड़ा गया था। प्रॉपर्टी जब्त की गई थी ईडी द्वारा। तो वो कोई और फिल्म फाइनेंसर थे, जो मर्जी उनकी फिल्म, उनकी इजाज़त के बिना फिल्म नहीं चलती थी। उनका बेटा जीशान सिद्दीकी आया पार्टी में अजीत पवार की, और उसको टिकट घोषित कर दिया। और पहले घोषित कर चुके थे कि जितनी हमें सीटें मिलेगी लड़ने के लिए हम 10% मुसलमानों को देंगे। ये इनके घोषणा थी। दूसरा, वो अपने ये जो मलिक
नवाब मलिक नवाब मलिक के संबंध दाऊद के साथ, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा चल रहा, उसके बावजूद उसकी बेटी को भी टिकट दिया और नवाब मलिक को भी टिकट दिया। ये बीजेपी के साथ डायरेक्ट क्लैश करने वाली बात है। आज तुमने उसको टिकट दिया है, कल क्या करोगे? अगर वो जीत गया कहोगे इसको मंत्री बनाओ। ये बीजेपी कैसे टॉलरेट करेगी? तो ये गठबंधन में बहुत दिन चलने वाला व्यक्ति नहीं लगता मेरे को, ये मेरा मानना है। और दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ये जो अपने नवाब मलिक है, ये कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। आप देखिए ये 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार हुए थे ये, और 2 माह की मेडिकल लीव बेल मिली इनको 14 अगस्त 23 को, जबकि मई 22 से फरवरी में अरेस्ट हुए, मई में मार्च अप्रैल मई 3 महीने के बाद ये अस्पताल में जाके भर्ती हो गए। और जब तक इनको 2 महीने की बेल मिली है तब तक ये अस्पताल में ही थे। और उसके बाद 2-2 महीने की बेल इनकी एक्सटेंड होती रही। फिर जाके ये 30 जुलाई 2024 को जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से इसको परमानेंट बेल दे दी। वर्चुअली 15 महीने की जेल में, ये 3 महीने जेल में रहे, बाकी अस्पताल में रहे, तो वो जेल थोड़ी हुई है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये व्यक्ति कोई बीजेपी के साथ तो कम से कम गठबंधन में रहने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी अजीत पवार ने ये पंगे लेने वाली बात की है इन्होंने, अजीत पवार ने, और ये कोई शोभनीय बात नहीं है। हो सकता है ये 4 तारीख को नाम विड्रा करा लें, उसका करा लें तो अच्छा है, वरना ये गठबंधन में ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। और बीजेपी को मुझे लगता है ऐसी बातों को देखते हुए अजीत पवार से एक दिन पिंड छुड़ाना पड़ेगा, पीछे छुड़ानी पिंड छुड़ाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए कांड क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये लड़ रहे हैं 52 सीटें। 52 सीट में अगर इनकी सीटें इतनी नहीं आई कि ये सरकार में शामिल जरूर हों, यानी कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे की, और दोनों मिलकर सरकार बना ली, तो ये कहाँ जाएंगे? ये कहीं नहीं रहेंगे। दूसरी बात, अगर इनकी सीट और उद्धव की सीटें बराबर आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उद्धव के लोग इधर कूद के आ सकते हैं महायुति के अंदर। असली खेला होगा, जरूर होगा। आई एम वेरी श्योर महाराष्ट्र में अब की बार भी सरकार का गठन कोई आसान नहीं होगा अगर बीजेपी शिवसेना की पार्टी को, गठबंधन को, दोनों को मिला के बहुमत नहीं मिला तो। अब चलिए बात करेंगे हम थोड़ी सी झारखंड की। झारखंड की बात करने से पहले उसका जो पड़ोसी है ना, जो पिताश्री हैं, बिहार जहाँ से झारखंड निकला है, उसकी बात करते हैं थोड़ी सी, बहुत छोटी सी। 32.5 साल की सजा हुई थी लालू यादव को। 3.5 साल जेल में रहा, उसके अंदर भी वो अधिकतम टाइम अस्पताल में रहा, फिर भी उसको बेल मिल गई। उसकी सब में बेल मिली हुई है, कोई मुकदमेबाजी कुछ नहीं जी, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। उस व्यक्ति सजा याफ्ता मुजरिम हो गया ना, उसके लिए उसकी पार्टी झंडे लेके प्रदर्शन कर रही है, लालू यादव को भारत रत्न दो। है ना मजे की बात? इससे बड़ा कोई जोक हो सकता है क्या लोकतंत्र में? और उसके बेटे लालू के लाल तेजस्वी यादव पे तो आरोप लग गए कि जी वो बंगला खाली किया तो उसमें सामान उठा के ले गए। और एक और विधायक है उनके, अरुण यादव, उनके पास से ईडी ने 21.38 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, उनकी कैश। और उनका जो महल था वो ऐसा था कि केजरीवाल का शीश महल तो कहीं कुछ बेचता ही नहीं उसके सामने, ऐसी हालत थी। अब देखिए कांग्रेस का जो वहाँ भी गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, वहाँ भी तनातनी चल रही है। लेकिन कांग्रेस का तुम देखो ड्रामा,
एक इनका मंत्री आलमगीर, उसकी टिकट अभी होल्ड पे है। उसका ड्राइवर, उसके पास से साहब एक एग्जैक्ट फिगर नहीं दी ईडी ने, ड्राइवर से 20 से 30 करोड़ के बीच में रकम पकड़ी गई है। और वो धीरज साहू तो आपको याद ही होगा, जिसके घर नोटों के गड्डियाँ निकली 350 करोड़। ये करते क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आता। ये मतलब जहाँ सरकार बनती है इनकी, वहाँ मतलब पहले दिन से काम कर लेते चालू कि लूटो, फिर मौका मिले ना मिले। एक तो ये कांड हो गया इसका आलमगीर का ड्राइवर का, दूसरा इरफान अंसारी का कांड हो गया। अब देखिए झारखंड में, ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। बीजेपी की सीटें झारखंड में पिछले चुनाव में 2.11% बढ़ी थी, लेकिन और 33.37% हो गई, लेकिन सीटें 37 से घट के 25 रह गई। और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, उसकी वोट मिली उनको 8.10%, लेकिन सीट मिली केवल 2। तो दोनों की वोट मिला के 41% वोट थी, 41.48% वोट थी, लेकिन सरकार नहीं बनी। और बाबूलाल मरांडी, उनकी पार्टी अलग थी, उनकी वोट थी 5.45%। लेकिन अब की बार क्या है, बीजेपी के साथ आजसू तो है ही है, बाबूलाल मरांडी भी पार्टी में ही है। तो तीनों की वोट परसेंटेज पिछली बार 46.92% थी, लेकिन सरकार नहीं बनी। सरकार बनी किसकी? कांग्रेस की 13.88% वोट और झारखंड मुक्ति मोर्चा की 18.72% वोट, जिनकी टोटल मिला के हो गई 32.6%। मतलब 32.6% पे सरकार बन गई और उनके 46% वोट के ऊपर सरकार नहीं बनी। ये चुनाव का अंक गणित होता है। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बीजेपी की वोट परसेंटेज है और आजसू की और बाबूलाल मरांडी की पार्टी तो उसमें शामिल हो गई, तो इनका वोट परसेंट अब और बढ़ने की पूरी संभावना है। और हेमंत सोरेन ने तो गुल खिलाए रखे पूरे भ्रष्टाचार के, तो वहाँ तो चांसेस मेरे को तो लगता है पूरे होंगे कि सरकार एनडीए की ही बनेगी और बीजेपी उसके अंदर लीड करेगी। ये मेरा अपना असेसमेंट है। बाकी तो जो जनता के ऊपर है, जो चाहे वो करेंगे। तो ये मेरा एनालिसिस था। मेरा ख्याल है आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट्स आपको देने हैं तो आप ज़रूर दीजिए मेरे, कि कोई कमी रह गई है या कोई जो अपनी व्यूज़ देने हैं आपको ज़रूर दीजिए। आई विल वेलकम। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।